जय श्री राम सभी भाइयों को। आज हम करेंगे हिस्ट्री, 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है ईंट मनके तथा अस्थियाँ। ईंट मनके तथा अस्थियाँ। देखो, इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यानी मैं आपको बता दूं कि भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। जबकि अगर बात करें विश्व की, किसकी? विश्व की जो प्राचीन सभ्यता है उसका नाम है मेसोपोटामिया। लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि इसको हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 पार्ट क्लास 11th में। तो ये हमारी 12th क्लास की हिस्ट्री है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही पूछता है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो आपको आंसर देना है हड़प्पा सभ्यता। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका समय क्या था। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईशवी होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो देखो, इस सभ्यता का काल है, ये क्या है? इस सभ्यता का काल का मतलब होता है कि ये सभ्यता इतनी प्राचीन है, ये सभ्यता इतनी प्राचीन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा ही क्यों कहते हैं। तो वो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा कहने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि इस सभ्यता को सबसे पहले खोजा गया था पाकिस्तान में। कहाँ पर खोजा गया था? पाकिस्तान में। यानी ये सभ्यता पाकिस्तान में मिली थी। पाकिस्तान में कहाँ पर मिली थी? जहाँ पर मिली थी उस जगह का नाम हड़प्पा था। इसीलिए इतिहासकारों को इसका नाम समझ में आया नहीं, ये सभ्यता मिली कहाँ पर? हड़प्पा में। इसलिए इतिहासकारों ने इसका नाम ही क्या रख दिया? हड़प्पा। तो इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। और ये सभ्यता आज पाकिस्तान में, ये सभ्यता आज कहाँ पर है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट आता है कि इस सभ्यता का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। अब इसे सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? देखो, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी घाटी तक फैली हुई थी, ये सिंधु नदी के किनारे थी, और इसका जितना भी विकास हुआ है वो सिंधु नदी के किनारे पर हुआ है। इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। और असल में आपको बताया जाए तो हड़प्पा सभ्यता का जो रियल नाम है वो सिंधु घाटी की सभ्यता ही है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसके प्रसिद्ध केंद्र बताइए। देखो, हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी सारे प्रसिद्ध केंद्र हैं। हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी सारे प्रसिद्ध केंद्र हैं, तो एक एक करके बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला केंद्र है हड़प्पा, क्योंकि ये एक जगह थी। ये क्या थी? एक जगह थी। इसके बाद दूसरा है मोहनजोदड़ो। ये भी कहाँ पर है? अच्छा, ये दोनों ही जगह पाकिस्तान में, ये दोनों ही जगह कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इसके अलावा आपका आता है चुनौदरो। ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कोट दीजी, ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इसके बाद दो जगह आती हैं आपकी हरियाणा की। एक का नाम है राखीगढ़ या राखीगढ़ी। दूसरे का नाम है बनावली। दूसरे का नाम क्या है? बनावली। ये दो जगह हैं आपकी हरियाणा की। ये मैप के क्वेश्चन है दोस्तों, हालांकि आपको लास्ट में मैप के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, मैप पूरा दिया जाएगा। इसके बाद आता है आपका राजस्थान। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में एक जगह है बनावली। बनावली का मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। तो यह है राजस्थान की जगह। इसके बाद आपकी एक जगह आती है गुजरात की। कहाँ की? गुजरात की। गुजरात में आपका आता है लोथल। इसके बाद आता है आपका धौलावीरा। और दूसरी जगह आती है नागेश्वर। ठीक है, तो ये तीन जगहें हैं आपकी गुजरात की। ये तीन जगह कहाँ की हैं? गुजरात की। तो ये सारे के सारे हड़प्पा के क्या है? प्रसिद्ध स्थल। तो नोट्स में मैंने ये दो लिख रखे हैं, बाकी जो थे वो मैंने आपको लिखवा दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता को
भारत में पहली बार कब खोजा गया था? तो देखो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। मैं दोबारा बताता हूँ, इस सभ्यता का जो काल है वो है आपका 2600 से लेकर 1900। लेकिन ये काल है, काल मतलब ये इतनी प्राचीन सभ्यता है। बट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसकी खोज कब हुई थी, तो बच्चे इसमें गलतियाँ कर देते हैं। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, इस सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। और इस सभ्यता को खोजने में दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। एक का नाम था दयाराम साहनी, दूसरे का नाम था रखाल दास बनर्जी। एक का नाम था दयाराम साहनी, दूसरे का नाम था रखाल बनर्जी। और ये खोज इन्होंने किसकी लीडरशिप में, किसके नेतृत्व में, यानी इन दोनों का भी एक बड़ा लीडर था जिसका नाम है जॉन मार्शल। तो आपसे पेपर में पूछता है कि इन दोनों ने इस सभ्यता को किसके नेतृत्व में खोजा था? तो जॉन मार्शल। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल। आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका अगला क्वेश्चन आता है, हाईलाइट कर लेना, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कैसे मिलती है, यानी हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे पता चलता है। जैसे मैं आपसे ही पूछूं कि अगर आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिल रही है तो कैसे मिल रही है? तो आप कहोगे कि आप किताबों को पढ़ रहे हो, बुक्स को रीड कर रहे हो, या टीचर्स आपको बता रहे हैं। लेकिन उनको भी कैसे पता चला, बुक्स में ये चीज़ें कहाँ से आई? तो कहीं ना कहीं सबसे पहले खोज हुई होगी, वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिली होंगी। जब वो चीज़ें मिली हैं उसी के बेसिस पे तो पता लगा है कि यहाँ पे एक सभ्यता थी। ठीक है, तो अब देखते हैं वो क्या क्या थे। तो देखो, जब अलग अलग स्थलों पर खुदाई करवाई गई, खुदाई का काम शुरू करवाया गया, तो यहाँ से सड़कें, गलियाँ, भवन, स्नानगार, ये सारी चीज़ें मिली हैं। अब एक बात बताओ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने का क्या मतलब है? कि यहाँ पे लोग रहते होंगे। भाई यहाँ पे लोग रहते होंगे, उन्होंने इन चीज़ों का प्रयोग करा होगा। अब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों ने यूज़ करी है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का व्यक्ति सभ्य होगा। यहाँ का व्यक्ति क्या होगा? यहाँ का व्यक्ति सभ्य होगा। और सभ्य लोग जहाँ रहते हैं उसी को हम कहते हैं सभ्यता। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता। आई होप आपको अच्छे से अब ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे नगर नियोजन। अच्छा, यहाँ की खास बात ये थी कि यहाँ के जो नगर थे वो पूरी योजना के अनुसार बने थे। नगर योजना मतलब कि यहाँ के भवन, यहाँ की बिल्डिंगें, यहाँ के शहर पूरी योजना के अनुसार मिले हुए थे। इसके अलावा यहाँ से हमें कला वस्तुएं मिली हैं। इसके अलावा लोगों के रहन सहन के विषय में भी हमें काफ़ी सारी जानकारी मिलती है कि इस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते पीते थे, खेती करते थे। ये सारी चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करें कला शिल्प की वस्तुएं, तो कला शिल्प मतलब होता है जिसे लोगों ने अपने हाथों से कारीगरी करके बनाए हो, जिसमें आते हैं आपके मिट्टी के खिलौने, कि यहाँ के लोग अपने मनोरंजन के लिए मिट्टी के खिलौने बनाते थे। इसके अलावा बात करें तो धातु की मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ से हमें क्या मिली है? धातु की मूर्तियाँ मिली हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ से उस समय के लोगों के द्वारा जो पहने जाने वाले जो आभूषण थे वो भी मिलते हैं हमें। साथ ही साथ मृद भांड। मृद भांड एक नंबर में कई बार पूछा गया, साफ साफ आपसे ये पूछेगा कि मृद भांड का मतलब ही क्या होता है। तो देखो, मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। क्या होता है दोस्तों? मिट्टी के बर्तन। ठीक है, उस समय जो बर्तन होते थे वो ज़्यादातर मिट्टी के ही होते थे। तो मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। इसके अलावा हमें अलग अलग लोगों के द्वारा यहाँ पे जो व्यवसाय था, जैसे कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई आभूषण बना रहा है, ठीक है, कोई मिट्टी के खिलौने बना रहा है। इसके अलावा वहाँ की सामाजिक दशा, कि वहाँ के लोगों की स्थिति कैसी थी, इन सब की जानकारी हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली है। इसी के आधार पर हम इस सभ्यता के बारे में जान रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि और किससे पता चलता है भाई? तो और हमें पता चलता है मिट्टी की मोहरों से। किससे पता चलता है? मिट्टी की। आप अगर चैप्टर में देखोगे तो आपको मिट्टी की मोहरें भी देखने को मिलेंगी, जिस पे एक सींगे वाला आपको वो दिखेगा, है ना, और कुछ इस तरीके से वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। हालांकि हड़प्पा की लिपियों को आज तक पढ़ा भी नहीं गया है। ठीक है, मैं अगली बार से कोशिश करूँगा कि यहाँ पे इमेज लगाई जाए ताकि आपको और अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हों। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मिट्टी की मोहरों से भी हमें यहाँ के धर्म, हमें यहाँ की लिपि का ज्ञान पता चलता है कि लोग किसको मानते थे, यहाँ पे लिखने का तरीका क्या था, ये सारी चीज़ें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड पे। देखिए, हाँ, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों
कि हड़प्पा संस्कृति के निर्वाह के तरीके। तो वो सबसे पहले ना आपको क्वेश्चन को समझना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो मुझे भी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही ऑटोमेटिकली उसका आंसर कर लोगे। तो देखो यहाँ पे कह रहा है हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह मीन्स अपना गुजारा करने के लिए लोगों के पास कौन कौन से तरीके होते थे, यानी हड़प्पा के लोग अपने जीवन का गुजारा करने के लिए किस किस तरीके का सहारा लेते थे। तो देखो ये कहता है कि भाई यहाँ के लोग ना पेड़ पौधों से, जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। यानी यहाँ के लोग क्या खाते पीते थे, यानी उनको जो भोजन मिलता था वो कहाँ से मिलता था। तो आपको क्या कहना है कि सर यहाँ पे पेड़ पौधों से मिलने वाले भोजन, खासकर पेड़ पौधों में जो आपका कंदमूल आता है, क्या आता है कंदमूल, जिसे श्री राम जी ने भी अपने 14 वर्ष के वनवास में खाया था। इसके बाद देखेंगे कि भाई यहाँ पे ना लोग जानवरों से भी अपना भोजन प्राप्त करते थे। अच्छा, मछली उनकी मेन डाइट थी। जैसे आपने देखा होगा कि मजाक है जैसे कि संडे को लोग भी अपने घर में कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते हैं स्पेशल, ठीक उसी तरीके से इनकी जो मेन डाइट थी, जो मुख्य आहार था, वो क्या था, मछली। इसके अलावा जानवरों का भी मांस खाते थे और पेड़ पौधों से मिलने वाली सब्जियां भी खाते थे। नेक्स्ट आता है ये अनाज में क्या क्या था। तो इनके अनाजों में गेहूँ, जो मोटा गेहूँ होता है, इसके अलावा दाल, सफ़ेद चना और तिल वगैरह इनका यूज़ भी करते थे। अच्छा, हमें कैसे पता चला इनके बारे में कि भाई ये चीज़ें यूज़ होती थी। तो इनके ना अनाजों के दाने हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले। अगर कोई चीज़ मिली है तो जाहिर सी बात है कि उस चीज़ का यूज़ भी होता था। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि यहाँ के लोग ना बाजरे का यूज़ भी करते थे। इसके अलावा यहाँ के लोग चावलों का भी प्रयोग करते थे। अब हमें कैसे पता, तो फिर वही कि बाजरे के दाने गुजरात से मिले। इसके अलावा चावलों का भी प्रयोग होता था, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पे बाजरे के मुकाबले चावल का प्रयोग कम होता था, क्योंकि यहाँ पे चावल के दाने इतने नहीं मिले जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके। तो इसलिए ये अंदाज़ा लगाया गया कि हमें यहाँ के लोग चावल का प्रयोग कम करते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखो ये जिन जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे, अच्छा ये जानवर इनके पालतू जानवर भी थे और इनसे भोजन भी प्राप्त करते थे। अब आप कहोगे कि दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो सकती है। तो देखो उस समय लोगों को इतनी समझ नहीं थी कि इन जानवरों से हम बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो उस समय लोगों का मेन मोटिव होता था कि इसको पालो और जब ये बड़ा हो जाए तो इसको मार कर खा जाओ। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को ये पता चला कि भाई कुछ जानवर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इनसे हमें दूध वगैरह मिलता है, तो जब लोगों को इस चीज़ की समझ हुई तो फिर उन्होंने क्या करा, उन जानवरों को मारना बंद कर दिया जिनसे उन्हें बहुत कुछ मिलता था। जैसे आप देखो लोग गाय को नहीं मारते क्योंकि गाय से दूध मिलता है। इसके अलावा लोग मुर्गे को मारते हैं, मुर्गी को नहीं मारते क्योंकि मुर्गी से अंडे मिलते हैं। ठीक है, इसी से क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ मैं आपसे कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। देखते हैं कौन बताएगा इसका आंसर। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन कौन से जानवर थे, तो भेड़, बकरी, भैंस, सूअर। तो ये वो जानवर थे जिनको ये पाला भी करते थे, साथ ही साथ इनका ये सेवन भी करते थे। सेवन भी इनको खाते भी थे। इसके अलावा बताया जाता है कि यहाँ से ना हिरण और घड़ियाल की हड्डियाँ मिली हैं। तो इन हड्डियों के आधार पर क्या लगाया गया है, एक अनुमान लगाया गया, एक अंदाज़ा लगाया गया है कि शायद हड़प्पा के लोग इनका भी मांस खाते थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन निर्वाह के तरीके। तो बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स हैं, बहुत ही इजी हैं, आप एक लाइन में इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि तकनीक, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग भाई खेती तो करते थे, लेकिन अब ये खेती कैसे करते थे तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 नंबर में भी आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि तकनीक के बारे में या कृषि तकनीक का वर्णन करें। देखो सबसे पहले तो आपको यही पॉइंट बनाना है कि भाई हड़प्पा के लोग ना कृषि तो करते थे। अब फिर वही कि आपको कैसे पता, क्योंकि हमें यहाँ से क्या मिले, अनाज के दाने मिले। अच्छा अनाज के दाने में, अच्छा एक अनाज के दाने मिलते तो हम कह सकते थे कि शायद ये ऑटोमेटिकली उग जाते हो यहाँ पे, बट यहाँ पे आप देखोगे तो कई तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि आपको बता दें गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, ये सारी चीज़ें। तो जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों की कृषि होती होगी। तो यहाँ के लोग क्या करते थे, कृषि करते थे। साथ ही साथ खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। उस समय का मानव खेतों की जुताई करने के लिए, जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ होता है, परंतु उस समय ट्रैक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे। उस समय बैलों का प्रयोग किया जाता था।
साथ ही साथ हमें चोलिस्तान, जो कि एक जगह है पाकिस्तान के पास, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है। और एक जगह और है बनावली, जो कि हरियाणा में, जो मैंने आपको शुरू में ही बताई थी। एक जगह और है हरियाणा में, 2 जगह बताई थी, आप कमेंट में उसका नाम बताएं। तो मिट्टी से बने हल के मॉडल भी हमें यहाँ से मिलते हैं। मॉडल मिले, मिट्टी के हल नहीं, मिट्टी के हल के मॉडल मिले, यानी उनकी कॉपी मिली है, ठीक है, जिससे एक अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ के लोग बैलों के साथ साथ खेतों को जोतने के लिए हलों का भी प्रयोग करते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट आता है कि भाई अच्छा, ये खेती करते थे, इसके अलावा खेती के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, इसके अलावा हलों का भी प्रयोग करते थे। और क्या खेती में यूज़ होता है, तो वो होता है पानी। क्योंकि आपको पता है कि खेतों को सिंचाई करना बहुत ज़रूरी, खेतों की सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। अब ये पानी कहाँ से आता था, कुओं से। कहाँ से मिलता था ना, पानी कुओं से मिलता था। साथ ही साथ आप देखोगे तालाब, नहर, नदियाँ, ये भी यहाँ पर सिंचाई के क्या थे, साधन थे। यानी यहाँ पे सिंचाई के साधन क्या क्या हो गए, तालाब, नहर, नदियाँ और कुएँ। इसके अलावा बैलों का प्रयोग तो ये करते ही करते थे। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे इन्हें अच्छा खासा पानी भी मिलता था, अच्छी खासी ज़मीन थी, और ज़मीन के अंदर उपजाऊपन भी था। क्या था, उपजाऊपन, जिसके चलते ये लोग साल में 2 फसल भी उगाया करते थे। जैसे आज का किसान साल में केवल एक ही खेती कर पाता है, वो भी बड़ी मुश्किल से, लेकिन उस समय सारी चीज़ें अच्छी थी, तो जिस वजह से उस समय के किसान 2 से 3 फसल भी एक साल में उगा लिया करते थे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि मोहनजोदड़ो। अच्छा, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान में। 3 जगह और बताई थी, कमेंट में बताएं उनका आंसर, शुरू में करवा दिए, पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कहता है कि हड़प्पा सभ्यता ना सबसे अनूठा जो पहलू है, ये सिंपल शब्दों में आप इसे कह सकते हो, जो सबसे अनोखा, यानी जो इसे यूनिक बनाती है, जो इसे अलग करती है, वो क्या है, तो वो ये है कि ये शहरी केंद्र था। क्या था ये, शहरी केंद्र। मैं एक बार इसे दोबारा बताता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास बात क्या थी, तो देखो ये एक शहरी सभ्यता थी, ये एक शहरी केंद्र था, यहाँ पे शहरी केंद्र का विकास हुआ। ये एक शहरी सभ्यता थी, शहरी केंद्र का विकास हुआ। मोहनजोदड़ो जो था वो क्या था, एक पूरी तरीके से डेवलप शहर था। इसके अलावा जो आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है हड़प्पा में, तो वो है मोहनजोदड़ो। यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल, पुरा मीन्स प्राचीन, पुरा मीन्स क्या होता है, प्राचीन, प्राचीन स्थल कौन सा है, तो वो है हड़प्पा। कौन सा है, हड़प्पा। सबसे प्राचीन स्थल, प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, वो है आपका मोहनजोदड़ो। लेकिन सबसे पहले खोजा कौन सा गया था, हड़प्पा। सबसे पहले खोज किसकी हुई थी, हड़प्पा की। सबसे प्रसिद्ध कौन है, मोहनजोदड़ो। खोजा किसे गया था पहले, हड़प्पा को। नेक्स्ट, अब ये यहाँ पे टोटल 2 बस्तियाँ थी। कितनी बस्तियाँ थी, 2 बस्तियाँ थी। तो देखो ये लिखा भी है कि बस्ती 2 भाग में बटी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में बस्तियों को कितने भागों में बांटा हुआ था दोस्तों, 2 भागों में। एक छोटी बस्ती कह सकते हो इस तरीके की, लेकिन ऊंचाई पर, इसीलिए मैंने ऊपर बनाया। दूसरी कई अधिक बड़ी, लेकिन नीचे, इसीलिए इसे नीचे बनाया गया। तो इसे कहते थे दुर्ग शहर, और इसे कहते थे निचला शहर, जिसे अगले पॉइंट में बताया गया। ये देखिए कि भाई पुरातत्वविद मीन्स जो प्राचीन विद्वान है, जो क्या है, प्राचीन विद्वान, इनका मानना है कि इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक दुर्ग जो ऊपर था, दूसरा निचला शहर जो नीचे था। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में आंसर करके बताएं। इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।